नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है फ्यूचर टेंस। ये हमारा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश का तीसरा वीडियो है। और टेंस में देखें तो टेंस में भी ये तीसरा टेंस है। और आज के इस वीडियो में हम इस तीसरे टेंस यानी फ्यूचर टेंस के जो चारों पार्ट्स हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, चारों जो पार्ट्स हैं उनको यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आज का टेंस है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का पहला जो टेंस है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो जिस तरह से हमने पिछले दो टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, वहाँ पर भी हमने वही पैटर्न वहाँ पर अपनाया था। सबसे पहले हमें एच वी और एम वी को जानना है कि कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। उसके बाद हमें पैटर्न का पता होना चाहिए। तो पैटर्न हमें सेम फॉलो करना है। सकारात्मक वाक्यों में वही होगा जो हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस में पढ़ा था। नेगेटिव में भी वही पैटर्न फॉलो होगा जो हमने पिछले टेंसों में पढ़ा था। केवल और केवल एच वी और एम वी हमें याद रखनी है। और यहाँ जो एच वी और एम वी हैं वो ज़्यादा कठिन भी नहीं है, क्योंकि इस टेंस में दो ही शब्द हमें याद करना है एच वी के रूप में, और वो दोनों शब्द आपको दिख रहे हैं, वो है विल और सेल। आगे जो फ्यूचर टेंस के जो तीन पार्ट और होंगे, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, वहाँ पर भी ये दो ही शब्द यूज होंगे। इनके साथ एक्स्ट्रा कुछ एक दो शब्द हैं वो यूज करेंगे, जो आज के इस वीडियो में हम सारा का सारा देख लेते हैं। और हमें पता भी चल जाएगा कि सिंपल फ्यूचर का जो एच वी है वो क्या होती है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की एच वी क्या होती है, और उसका जो रीजन है वो भी मैं बताऊंगा, ताकि आपको वो याद रह सके कि विल और सेल के बाद इन शब्दों का यूज क्यों किया जाता है। मैन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा कौन से टेंस में, सिंपल फ्यूचर में, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि विल और सेल हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ये मॉडल भी हैं, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको हमेशा के लिए यथावत उनको रटना है। तो जैसे ये बात भी आपको रटना है कि इंग्लिश में जो मॉडल होते हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, तो जहाँ पर भी एक के अधिक हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो हमारे सब्जेक्ट है। यदि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी सबके साथ यानी रेस्ट ऑफ दी जो सब्जेक्ट्स होंगे, आई और वी के अलावा जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके अलावा विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कहीं कहीं पर आई और वी के साथ विल का प्रयोग हमें दिखाई देता है, और कहीं कहीं पर यू, दे, सी इनके साथ हमें शैल का प्रयोग दिखाई देता है। तो उसी का ये रीज़न मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि यदि दृढ़ निश्चय हो, प्रोमिस हो, तो आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह से यदि वाक्य में दृढ़ निश्चय और प्रोमिस हो तो यू, दे, ईटीसी आदि के साथ भी हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों को ध्यान रखना है। लेकिन यदि सिंपल टेंस की हम बात करें, सिंपल फ्यूचर की यदि नॉर्मल यदि हमारा वाक्य है तो हमें इन कंडीशंस को फॉलो करना है। आई और वी सब्जेक्ट्स है तो हमारे हेल्पिंग वर्ब होगी सेल, और आई और वी के अलावा यदि दूसरा हमारा सेंटेंस का यदि सब्जेक्ट है तो हमें वहाँ पर प्रयोग करना है विल का। तो सिंपल सा है हमारा जो आज का जो टेंस है फ्यूचर टेंस का जो पहला टेंस है, इसकी एच वी क्या हो जाएगी, सेल और विल। उसके बाद हमारा जो पहला सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। तो सिंपल फ्यूचर के सकारात्मक वाक्य का जो पैटर्न होगा वो इस तरह से होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट्स लगाना है, उसके बाद विल और सेल का प्रयोग करना है, दोनों में से एक किसका होगा वो मैं बता ही चुका हूँ। हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें देखकर लगाना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, और इस सब्जेक्ट के साथ हमारा विल होगा या सेल होगा। उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद ईटी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ईटीसी। तो इसी पैटर्न का हमें फॉलो करना है। यही पैटर्न हमारा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सभी के जो सकारात्मक वाक्य थे वहाँ पर होता था। केवल दो चीज़ें बदलती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। एग्जाम्पल से हमें और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आई शैल डू माई वर्क। आई शैल डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करूँगा। तो फ्यूचर टेंस का आपको पता है कि वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जब हम किसी भविष्य के कार्य की वहाँ पर बात कर रहे हों। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट्स था आई,
आई होने के कारण हमने यूज किया सेल का, और सेल होने के कारण हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने लगाया फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है वी शैल वेट फॉर यू, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट वी है, तो इसलिए इसका प्रयोग होगा सेल का। तो आप देख सकते हैं आई और वी के साथ हमने सेल का प्रयोग किया है। और दोनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट फॉर यू, तुम्हारे लिए। राजन विल कम फ्रॉम जयपुर नेक्स्ट वीक, राजन अगले सप्ताह जयपुर से आएगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है राजन, इसलिए राजन के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने यहाँ यूज किया है। लास्ट सेंटेंस है सकारात्मक वाक्य का कि आई विल गिव यू दिस बुक। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वाई है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब मैंने लगाई है वो लगाई है विल। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ प्रोमिस है कि आई विल गिव यू दिस बुक, मैं ये किताब तुम्हें अवश्य दूंगा। तो इस तरह का यदि भाव होता है, प्रोमिस का भाव यदि वाक्य में हमें नज़र आता है, तो वहाँ पर हम आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद विल और सेल में से एक का प्रयोग होगा, उसके बाद हम नोट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेल और विल जो है उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके बीच में हमें नोट का प्रयोग करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कि जो नोट की पोजीशन होगी वो सेंटेंस में कहाँ होगी, क्योंकि इंग्लिश में जो पैटर्न है हमें उसी का फॉलो करना है। हम इच्छा से ये नहीं है कि हम जहाँ चाह रहे हैं वहाँ सब्जेक्ट का यूज करें, जहाँ चाहें हम नोट लगाएं, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। एक जो ग्रामेटिकल जो पैटर्न है जो हमें बताया गया है उसी का हमें फॉलो करके और हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल देखें तो पैटर्न के अनुसार ही यदि पैटर्न हमें समझ में आ गया तो एग्जाम्पल बिल्कुल हमें समझ में आ जाते हैं। एग्जाम्पल है आई शैल नॉट डू दिस वर्क। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट आई है इसलिए हमने शैल का प्रयोग किया है, और वाक्य हमारा नकारात्मक है इसलिए शैल के बाद नोट का प्रयोग और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। वी शैल नॉट कम टू यू टुमारो, हम तुम्हारे पास कल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वी है इसलिए हमने शैल का प्रयोग, साथ में हमने नोट का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। सी विल नॉट रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ेगी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सी है, सी सब्जेक्ट होने के कारण हमने विल का प्रयोग, नेगेटिव होने के कारण नोट का प्रयोग, और विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, इसलिए रीड की यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज की है। दे विल नॉट प्ले मैच नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वे मैच नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पर दे के कारण विल का प्रयोग, नेगेटिव होने के कारण नोट का प्रयोग, और विल के कारण यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाद में जो रेस्ट ऑफ दी जो वर्ड्स हैं उनका प्रयोग हम वर्ब के बाद में करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हैं सिंपल फ्यूचर के। उसके बाद में अगला जो है वो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्यों के स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले शैल विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ईटीसी। ये जो पैटर्न है ये कब फॉलो होगा, तो 2 टेंस हम पढ़ चुके हैं, अब तक हमारे याद भी हो गया होगा। यदि हमारा जो आंसर है वो यस नो टाइप है तो हम इस पैटर्न का फॉलो करते हैं, और यदि हमारा जो आंसर है वो यस या नो में नहीं है, किसी स्थान, किसी समय या फिर किसी वस्तु के बारे में हमारा आंसर है, तो हम उस प्रश्न की शुरुआत इंग्लिश में WH वर्ड से करते हैं। उसके बाद इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, शैल विल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। एग्जाम्पल से हम समझें तो पहला एग्जाम्पल है वो यस नो टाइप है कि विल सी कम, क्या वह आएगी। तो हिंदी में आप देख सकते हैं यस नो टाइप जो क्वेश्चन होगा उसकी हिंदी में शुरुआत होती है वो क्या शब्द से होती है। तो हिंदी से यदि हम याद करें तो उसको इस तरह से रख सकते हैं, यदि हिंदी के प्रश्न की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है तो जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेट हम करते हैं तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। टेंस की पहचान वाक्य के लास्ट में हम देख लेंगे कि ये कौन से टेंस में बनेगा, उसी टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते उस वाक्य का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर सिंपल है इसलिए हम वाक्य की शुरुआत विल से करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सी, और विल के कारण हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सिर्फ इतना सा है जो क्रम है वो बदल जाता है। यदि यही वाक्य सिंपल होता तो सी पहले होता, विल बाद में होता। फिर जैसे सी विल कम, वह आएगी, और प्रश्नात्मक है तो दोनों का जो स्थान है वो बदल गया, विल पहले आ जाता है, सी बाद में। तो पैटर्न वही है।
डब्ल्यू एच वर्ड की बात करें तो डब्ल्यू एच वर्ड वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल वो इस तरह से है कि वेयर विल दे गो नेक्स्ट मंडे, कि वेयर विल दे गो नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को वे कहाँ जाएंगे। तो कहाँ इसमें शब्द आ रहा है इसलिए हमने इसकी शुरुआत वेयर से करी है। हमारा सब्जेक्ट दे है इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ यूज की है। शैल वी प्ले टुमारो, क्या कल हम खेलेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वी है और यस नो टाइप क्वेश्चन है इसलिए शैल से इसकी शुरुआत करी है। सब्जेक्ट वी है इसलिए हमने शैल यूज़ किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैन विल यू कम, तुम कब आओगे। तो यू के कारण विल का प्रयोग और यहाँ पर हमारा जो डब्ल्यू एच वर्ड है हिंदी वो कब है इसलिए यहाँ पर हमने वैन का प्रयोग किया है। अगला जो सेंटेंस है चौथे प्रकार का इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नात्मक भी हो वाक्य और नेगेटिव यानी नकारात्मक भी हो। तो हमें इस स्ट्रक्चर का, इस पैटर्न का फॉलो करना है। सबसे पहले शैल और विल में से एक का यूज़ होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स है उनका प्रयोग करके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज हम करते हैं। यहाँ पर नोट कहाँ पर लगाना है, सब्जेक्ट और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बीच में हमें नोट का प्रयोग करना है। बाकी जो पैटर्न है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही पैटर्न है। सबसे पहले शैल और विल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव होने के कारण सब्जेक्ट और वी फर्स्ट के बीच में हमें नोट का प्रयोग करना है। यदि हमारे प्रश्न जो है वो यस नो टाइप नहीं है तो हमें शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से करनी है, उसके बाद शैल और विल का प्रयोग करना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम शैल विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नोट, उसके बाद वी फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स। एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो 4 एग्जाम्पल हैं कि वाई विल ही नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद क्यों नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्यों शब्द आ रहा है, लेकिन ये जो क्यों शब्द है वो न शुरुआत में न आकर के हमारे हिंदी का जो वाक्य उसके बीच में आ रहा है कि वह मेरी मदद क्यों नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्यों जो शब्द है वो डब्ल्यू एच वर्ड है इसलिए हमने यहाँ पर वाई का प्रयोग किया। वाक्य की शुरुआत हमने वाई से करी। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट ही होने के कारण हमने यहाँ विल का यूज़ किया। नेगेटिव होने के कारण नोट का यूज़ किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही। उसके बाद में रेस्ट ऑफ द वर्ड्स लगा करके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज हमने यहाँ पर किया है। दूसरा सेंटेंस है कि वाई विल दे नॉट कम टू स्कूल, वे विद्यालय क्यों नहीं आएंगे। तो क्यों शब्द यहाँ भी है इसलिए वाई का प्रयोग। दे सब्जेक्ट होने के कारण विल का प्रयोग। नेगेटिव होने के कारण नोट का प्रयोग। बाकी पैटर्न ऊपर वाले सेंटेंस की तरह हमें यूज करना है। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। शैल वी नॉट गो टू जयपुर टुमारो, यस नो टाइप है इसलिए शुरुआत शैल से करी है और शैल का यूज इसलिए किया है, यहाँ सब्जेक्ट वी है। नेगेटिव होने के कारण नोट लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। व्हाट विल यू नॉट रीड नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को तुम क्या नहीं पढ़ोगे। व्हाट यानी क्या। तो यहाँ पर जो क्या शब्द है वो बीच में है इसलिए इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ना करते हुए हम वाट से कर रहे हैं कि व्हाट विल यू नॉट रीड नेक्स्ट मंडे, तुम अगले सोमवार को क्या नहीं पढ़ोगे। तो यू होने के कारण विल का प्रयोग, नेगेटिव होने के कारण नोट का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज हमने यहाँ पर किया है। तो इसी के साथ फ्यूचर टेंस का जो पहला पार्ट है सिंपल फ्यूचर वो हमने पूरा कर लिया है। अब सिंपल फ्यूचर में हमने जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न यूज किया था सेम पैटर्न यूज होगा, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बदलेगा और हमारी हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर बदल जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर सिंपल में केवल शैल और विल याद रखना है। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस होने के कारण इसके साथ एक शब्द लगाना है बी। तो मैंने इंग्लिश के पाठ्यक्रम में जब पहला वीडियो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट का बनाया था तो वहाँ पर सारी जो हेल्पिंग वर्ब थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब बी का यूज होता है, चाहे वो बी हो, चाहे खुद बीन हो, चाहे इज हो, चाहे आर हो, चाहे एम हो, चाहे वॉज, व, इनमें से किसी ना किसी एक बी फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस होने के कारण हमने बी का प्रयोग किया है। अब हमारे पास बी बहुत सारी थी, बीन भी थी, इज भी था, आर भी था, तो यहाँ पर बी ही हमने क्यों लिया है, तो वहाँ पर जो बी की इतनी सारी फॉर्म है उसमें जो खुद बी है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है और यहाँ पर शैल और विल मॉडल है और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए बी फर्स्ट होने के कारण हमने इसका प्रयोग किया है।
दूसरी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी टेंस हो उसमें यदि कॉन्टिन्यूस शब्द लगा हुआ है तो मेन वर्ब की हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज हम करते हैं। तो 12 टेंस में जो हमारे 6 टेंस है वो कॉन्टिन्यूस है, तो वहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज हमें करना है। तो दोनों चीज़ें मुझे लगता है आपके याद हो गई होंगी यहीं पर कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी, विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज हम करते हैं। सकारात्मक वाक्य का पैटर्न देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल बी, विल बी में से एक होगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स यानी अदर वर्ड्स का हम यूज करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज इस वाक्य में करते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझें तो ही विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है इसलिए हमने विल बी का प्रयोग किया है। तो ध्यान रखना है कि शैल और विल इसके साथ चाहे कोई भी शब्द जुड़ जाए, जो नियम होगा, जो रूल होगा वो ही होगा। यदि वाक्य का कर्ता आई और वी है तो शैल वाली क्रिया का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ विल वाली होगा। तो यहाँ पर ही के कारण विल वाली हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने किया है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है दे विल बी रनिंग, वे दौड़ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट दे है इसलिए हमने विल बी का प्रयोग किया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि हमारा जो टेंस है वो कॉन्टिन्यूस टेंस है। वी शैल वी लाफिंग, हम हंस रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वी है, तो वी के कारण हमने यहाँ पर शैल बी का प्रयोग किया है, और कॉन्टिन्यूस होने के कारण यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग हमने किया है। आई विल बी ईटिंग फूड, मैं भोजन खा रहा हूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विल का प्रयोग हमने किया है, तो यहाँ पर आप शैल का भी कर सकते हैं, विल का भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोमिस भी हो सकता है कि आई विल बी ईटिंग फूड। यहाँ पर आगे कुछ और लिखा हुआ होगा क्योंकि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर एक आप जोड़ लेना विद यू। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस हो जाएगा कि आई विल बी ईटिंग फूड विद यू, कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं भोजन खा रहा हूँगा। और ये दो शब्द जोड़ने से ये जो सेंटेंस है वो प्रोमिस में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आई के साथ विल का प्रयोग। और यदि इस वाक्य को आप फूड तक रखना चाहें तो यहाँ पर आप शैल का प्रयोग आपको करना है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई शैल बी ईटिंग फूड। तो ये हमारे सकारात्मक वाक्य थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। उसके बाद में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका जो पैटर्न है वो इस तरह से होगा। शुरुआत होगी सब्जेक्ट से, उसके बाद में विल और शैल में से हमें एक का यूज़ करना है, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है कॉन्टिन्यूस की विल बी शैल बी, उसके बीच में हमें नोट का प्रयोग करना है। उसके बाद वी फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स यानी अदर वर्ड्स जो हमारे हैं उनका प्रयोग हमें करना है। एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल हैं कि ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं विल बी के बीच में हमने नोट का प्रयोग यहाँ पर किया है। दे विल नॉट बी रनिंग, वे नहीं दौड़ रहे होंगे। तो विल और बी के बीच में नोट का प्रयोग कॉन्टिन्यूस होने के कारण आईएनजी का प्रयोग हमने किया है। और वाक्य नेगेटिव है इसलिए शुरुआत हमने सब्जेक्ट से करी है। वी शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। सब्जेक्ट वी है इसलिए हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग किया है। नेगेटिव होने के कारण दोनों के बीच में हमने नोट का यूज़ किया है। कॉन्टिन्यूस होने के कारण यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग, और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स लास्ट में लगाकर हम यहाँ फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तीसरा प्रकार जो है कॉन्टिन्यूस टेंस का वो है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य। तो शुरुआत प्रश्नात्मक की दो तरह से होगी, जैसे सभी में होती है, हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है शैल बी और विल बी, उन दोनों के बीच में हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। शुरुआत करनी है शैल और विल से, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में बी लगाना है, उसके बाद में आईएनजी लगाना, उसके बाद में अदर वर्ड्स जो हमारे बचे हुए हैं उनका हमें यूज़ करना है। तो पिछले वाले जो वाक्य थे सकारात्मक और नकारात्मक, वहाँ भी आपने देखा होगा विशेषकर नकारात्मक वाक्यों में कि जो बी का जो यूज होगा वो आईएनजी के पहले होगा, क्योंकि बी के पहले हमें नोट लगाना है नेगेटिव में और फिर बी लगाते हैं, फिर आईएनजी का प्रयोग हमें करना है। तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ ट्रिक अपनाते हुए पैटर्न को याद रखना है। यदि WH वर्ड है तो इस पैटर्न जो ऊपर वाला पैटर्न है इसकी शुरुआत हम WH करेंगे, बाकी सेम ऊपर वाला पैटर्न हमारा रहता है। एग्जाम्पल को हम देखें तो एग्जाम्पल हैं कि शैल आई बी टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। तो वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, तो हमने शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करी है।
हमारा सब्जेक्ट आई है इसलिए हमने शैल लगाया है, उसके बाद में बी लगाया है क्योंकि कॉन्टीन्यूस है और कॉन्टीन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी और विल बी। उसके बाद में कॉन्टीन्यूस होने के कारण आईएनजी का प्रयोग, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। शैल वी बी राइटिंग एन ऐसे, क्या हम एक निबंध लिख रहे होंगे, तो वी सब्जेक्ट होने के कारण शैल का प्रयोग, बी और आईएनजी। वाई विल यू बी गोइंग टू जयपुर, तुम जयपुर क्यों जा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्यों शब्द है इसलिए हमने शुरुआत वाई से करी है। हमारा सब्जेक्ट यू है इसलिए विल का प्रयोग हमने किया है, कॉन्टीन्यूस होने के कारण बी का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वेयर विल यू बी गोइंग टुमारो एट दिस टाइम, इस समय कल तुम कहाँ जा रहे होंगे, तो कहाँ शब्द से शुरुआत हो रही है, हमारा कहाँ शब्द आ रहा है इसलिए यहाँ वेयर से हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट यू है इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग हमने किया है, कॉन्टीन्यूस होने के कारण बी और वी फर्स्ट में आईएनजी। तो आप देख सकते हैं यहाँ दो एग्जाम्पल WH वर्ड के हैं और दो एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब के हैं। तो दोनों का जो शुरुआत है वो यस नो टाइप होने के कारण हमने हेल्पिंग वर्ब से करी है, और दो वाक्यों की शुरुआत हमने एक अलग शब्द में, हमारा आंसर होगा वाई क्यों, तो यहाँ पर हम रीजन बताएंगे इसलिए वाई से हमने शुरू किया है। दूसरे वाक्य में वेयर यानी हम स्थान बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे होंगे, इसलिए हमने वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से करी है। तो हर जगह आपको छोटी छोटी सावधानियों का ध्यान रखना है। चौथा जो प्रकार है इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नात्मक भी और नकारात्मक भी, यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट और बी के बीच में हमें नोट का यूज़ करना है। तो पूरा जो पैटर्न होगा वो इस तरह से होगा। वाक्य की शुरुआत यस नो टाइप है तो विल शैल से हम करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, कौन से टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नोट का यूज़, उसके बाद वी, उसके बाद वी फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड्स और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। WH वर्ड है तो WH वर्ड जोड़ के और ऊपर वाला जो पैटर्न है वो सेम हमें फॉलो करना है। एग्जाम्पल हम देखें तो प्रश्नात्मक भी है नकारात्मक भी है, इसलिए यहाँ पर नोट का भी यूज होगा और वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से होगी, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन हमें दिखाई देता है कि शैल आई नोट बी टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो यहाँ पर आई होने के कारण शैल का प्रयोग हमने किया है, नेगेटिव होने के कारण नोट का प्रयोग किया है, कॉन्टीन्यूस होने के कारण बी का प्रयोग किया है और बी के साथ आईएनजी का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है, लास्ट में यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज यहाँ पर किया गया है। दूसरे एग्जाम्पल में हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी है इसलिए हमने शैल का प्रयोग किया है, नेगेटिव होने के कारण नोट का प्रयोग, कॉन्टीन्यूस होने के कारण बी के साथ आईएनजी का प्रयोग। दो वाक्य हैं वो WH वर्ड से हैं। पिछले वाला जो सेंटेंस था हमारा इंटरोगेटिव, वहीं से मैंने ये उदाहरण लिए हैं, केवल यहाँ पर उस एग्जाम्पल में हमने नोट जोड़ा है क्योंकि ये वाक्य नेगेटिव हैं। तो वाई विल यू नॉट बी गोइंग टू जयपुर, तुम जयपुर क्यों नहीं जा रहे होंगे। वेयर विल यू नॉट बी गोइंग टुमारो, कल तुम कहाँ नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ कहाँ शब्द भी आ रहा है और नहीं शब्द भी आ रहा है, इसलिए हमारा जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा प्रश्नात्मक नकारात्मक, जिसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तीसरा हमारा जो फ्यूचर टेंस का जो पार्ट है उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट। जैसा हर टेंस का तीसरा पार्ट होता है परफेक्ट, उसी तरह फ्यूचर का भी है फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल हैव और शैल हैव। तो आप देख सकते हैं कि विल और शैल तो सारे टेंस में आएंगे, फ्यूचर का चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, केवल इसके साथ आने वाला जो शब्द है वो हमें बदलना है। तो परफेक्ट में हम आप देख सकते हैं हैज हैव हैड इनका प्रयोग करते हैं। तो हैज हैव हैड इन तीनों में जो वी फर्स्ट है वो है हैव, इसलिए दोनों के साथ हमने हैव का प्रयोग किया है। उसके बाद कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें प्रयोग करना है। तो जिस तरह से ये बात भी आपको रट लेनी है कि जिस तरह से कोई सा भी कॉन्टीन्यूस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, चाहे पास्ट कॉन्टीन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। उसी तरह से तीनों टेंस का जो परफेक्ट टेंस है, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में विल और शैल के साथ बी का प्रयोग होता था, उसी तरह से यहाँ पर बी का प्रयोग ना हो करके परफेक्ट में हैव का प्रयोग हम करेंगे। तो हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी विल हैव और शैल हैव। बाकी परफेक्ट से आपको याद रह ही जाएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सकारात्मक वाक्य।
इसका जो पैटर्न होगा वो इस तरह से होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल और शैल में से एक का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। उसके बाद हम हैव का प्रयोग करते हैं और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अदर ऑफ द वर्ड्स का प्रयोग हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद करेंगे। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल में है कि आई विल हैव हेल्प्ड यू, कि मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँगा। तो यहाँ पर प्रोमिस है इसलिए आई के साथ विल का प्रयोग, परफेक्ट होने के कारण हैव का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। सी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना कार्य पूरा कर चुकी होगी। तो सी के साथ यहाँ पर विल का प्रयोग, परफेक्ट होने के कारण हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। दे विल हैव गॉन फ्रॉम हेयर, वे यहाँ से जा चुके होंगे। तो दे के कारण विल का प्रयोग, परफेक्ट होने के कारण हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमने किया है। वी शैल हैव फिनिश्ड इट, इसको हम खत्म कर चुके होंगे, समाप्त कर चुके होंगे। तो वी के कारण शैल का प्रयोग और परफेक्ट होने के कारण हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। उसके बाद नेगेटिव वर्ड हम देखें, नेगेटिव सेंटेंस देखें परफेक्ट के। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद शैल और विल का प्रयोग करना है और उसके बाद नोट का प्रयोग करना है, उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें करना है। जिस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी और शैल बी के बीच में हम नेगेटिव वर्ड्स में नोट का प्रयोग करते थे, उसी तरह से परफेक्ट में भी हमें जो नोट लगाना है वो विल हैव और शैल हैव के बीच में हमें नोट का प्रयोग करना है। हैव को हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रखना है, जैसे बी को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी के साथ वहाँ रख रहे थे पिछले वाले टेंस में, उसी तरह से यहाँ वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी उसको हैव के साथ हमें रखना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो शेष हमारे जो वर्ड्स हैं उनका हम प्रयोग कर लेंगे। एग्जाम्पल इसके हैं कि ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, तो ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकी होगी, पूरा नहीं कर चुकी होगी। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट वो ही था, ही के कारण हमने विल का प्रयोग किया है और परफेक्ट होने के कारण हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है और नेगेटिव होने के कारण हमने नोट का प्रयोग यहाँ पर किया है। दे विल नॉट हैव वॉन द मैच, वे मैच नहीं जीत चुके होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे है इसलिए विल का प्रयोग, नेगेटिव होने के कारण नोट का प्रयोग, परफेक्ट होने के कारण हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। वी शैल नॉट हैव रीच्ड देयर, हम वहाँ नहीं पहुँच चुके होंगे। तो वी के कारण यहाँ पर शैल का प्रयोग, नेगेटिव परफेक्ट। आई शैल नॉट हैव रीड इट, आई के कारण शैल का प्रयोग, नेगेटिव नॉट, परफेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसकी शुरुआत वही दो तरीक़े से होगी, या तो WH वर्ड से होगी या फिर शैल विल से हम इसका शुरुआत करेंगे। तो यदि यस नो टाइप है तो हमारी शुरुआत यहाँ से होगी और यदि WH वर्ड आ रहा है तो हम वहाँ उसकी शुरुआत WH वर्ड से करते हैं। यहाँ पर जो अंतर आता है पैटर्न में पिछले जो नेगेटिव से, वो यही आएगा कि यहाँ पर WH वर्ड, उसके बाद में शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैव का यूज़ होगा, हैव के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज़ करना है। रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स का प्रयोग लास्ट में करना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ पर हमें लगाना है। शैल वी हैव गॉन, क्या हम जा चुके होंगे। तो क्या हम जा चुके होंगे, तो इसका आंसर यस या नो में होगा। तो इसलिए शुरुआत शैल से करी है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी है, परफेक्ट होने के कारण हैव गॉन, प्रश्नात्मक होने के कारण साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल दे हैव सीन द मूवी, क्या वे मूवी देख चुके होंगे। तो सब्जेक्ट दे है इसलिए विल का प्रयोग, यस नो टाइप है इसलिए विल से शुरुआत, परफेक्ट है इसलिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाई विल यू हैव स्लेप्ट बाय द टाइम, उस समय तक आप क्यों सो चुके होंगे। तो यहाँ पर WH वर्ड क्यों है इसलिए शुरुआत वाई से, सब्जेक्ट यू है इसलिए विल का प्रयोग, परफेक्ट इसलिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेयर विल सी हैव गॉन, वह कहाँ जा चुकी होगी। तो कहाँ शब्द आ रहा है इसलिए वेयर का प्रयोग, सी होने के कारण विल का प्रयोग, परफेक्ट होने के कारण हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम देखें, प्रश्नात्मक वाक्य हम देखें तो वो ही आएगा सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट और नेगेटिव और है इसलिए हैव के पहले यहाँ पर नोट का प्रयोग करना है और हैव को वापस किसके साथ रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही हमें हैव को रखना है। तो नोट का प्रयोग कहाँ करना है ये बात हमें रखनी है, सब्जेक्ट और हैव के बीच में। अदर ऑफ दी वर्ड्स हैं वो लास्ट में आ जाएंगे।
यदि हमारा प्रश्न यस नो टाइप है तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, WH वर्ड को वहाँ हटा देंगे। एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल हैं कि विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं गया होगा या स्कूल नहीं जा चुका होगा। तो यहाँ राम होने के कारण विल का प्रयोग, नेगेटिव होने के कारण सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग, परफेक्ट होने के कारण हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स और साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड दियर होमवर्क, THEIR, देयर यानी उनका। तो विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड दियर होमवर्क, क्या वे उनका होमवर्क पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे है इसलिए विल का प्रयोग, नेगेटिव होने के कारण नोट का प्रयोग, परफेक्ट होने के कारण हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेस्ट ऑफ द वर्ड साइन ऑफ इंटरोगेशन। वाई विल दे नॉट हैव गॉन देयर, वे वहाँ क्यों नहीं गए होंगे। तो हमारा क्यों शब्द आ रहा है तो इसलिए वाई से शुरुआत इसकी करते हैं। सब्जेक्ट दे होने के कारण विल का प्रयोग, नेगेटिव होने के कारण नोट का प्रयोग, परफेक्ट होने के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। वैन विल ही नॉट हैव कॉल्ड हिम, उसने उसे फ़ोन कब नहीं किया होगा। तो वैन कब, ही के कारण विल का प्रयोग, नेगेटिव होने का नोट का प्रयोग, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा हमारा जो टेंस है, जैसे हर टेंस का चौथा पार्ट होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, उसी तरह से फ्यूचर का भी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब में हमें 3 वर्ड्स याद रखना है, सेल हैव तो थाई। परफेक्ट तक हमने देखा कि ऊपर वाला जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस था उसकी एचवी थी सेल हैव और विल हैव। यहाँ पर एक शब्द और बढ़ाना है बीन, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस में बी की किसी फॉर्म का प्रयोग हमें करना है। तो यहाँ पर हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आने के कारण बी की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर कौन सी ली है, बीन। इसी कारण हमारा यहाँ 3 शब्द हो गया है। फ्यूचर के कारण विल का प्रयोग हमने किया है, परफेक्ट होने के कारण विल का प्रयोग किया है और कॉन्टीन्यूअस होने के कारण बीन का प्रयोग किया है। तो जिस तरह से टेंस में तीनों नाम है, फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है, कॉन्टीन्यूअस है, उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब में तीनों के एक एक शब्द हमें यहाँ पर लेना है। फ्यूचर का सेल और विल ले लिया, परफेक्ट का हैव ले लिया और कॉन्टीन्यूअस के कारण बी की किसी फॉर्म का प्रयोग यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें करना है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई सेल हैव बीन, विल हैव बीन। सब्जेक्ट वही रहेंगे, यदि हमारा वाक्य का सब्जेक्ट आई और वी है तो सेल हैव बीन का प्रयोग हम करते हैं, और यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी के अलावा कोई है तो हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ये बार बार आपको बता ही चुके हैं, कॉन्टीन्यूअस जहाँ भी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक बात जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में रहती है, सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे सेकंड शब्द हो, मिनट शब्द हो, आवर शब्द हो, डे शब्द हो, नाइट शब्द हो, मंथ हो, वीक हो, ईयर हो, तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। बाकी पॉइंट ऑफ टाइम जैसे दिसंबर, कोई सन आ रही हो 2020, कोई डेट आ रही हो, तो वहाँ उस समय हम मॉर्निंग, इवनिंग इनके साथ सेंस का प्रयोग हम करते हैं। तो सकारात्मक वाक्य देखते हैं तो इसका जो पैटर्न होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और सेल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद कॉन्टीन्यूअस होने के कारण आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से खेल रहे होंगे। तो दे के साथ विल हैव बीन, उसके बाद कॉन्टीन्यूअस होने के कारण आईएनजी और समय होने के कारण सेंस का प्रयोग, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ पर सेंस का प्रयोग हमने किया है। वी शैल हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स, आर शब्द होने के कारण फॉर का प्रयोग, वी होने के कारण शैल हैव बीन, कॉन्टीन्यूअस होने के कारण आईएनजी का प्रयोग। सी विल हैव बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटों से दौड़ रही होगी। तो सी होने के कारण विल हैव बीन और पीरियड ऑफ टाइम होने के कारण फॉर का प्रयोग और कॉन्टीन्यूअस होने के कारण आईएनजी का प्रयोग। राजेश विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, राजेश सुबह से टीवी देख रहा होगा। राजेश होने के कारण विल हैव बीन, तीनों का यूज हमें करना है। कॉन्टीन्यूअस होने के कारण आईएनजी और मॉर्निंग शब्द होने के कारण पॉइंट ऑफ टाइम होने के कारण यहाँ पर सेंस का प्रयोग हमने किया है। नेगेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पर जो नोट होगा वो शैल, विल और हैव बीन के बीच में हमें उसको लगाना है। तो जो सकारात्मक वाक्य हैं उसमें सिर्फ एक बदलाव है कि शैल और विल के बाद किसका प्रयोग करना है, नोट का। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में दे रखा है राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, कि राम सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर राम होने के कारण विल
उसके बाद नोट, फिर हैव बीन। तो वही 3 शब्द यूज करना है, विल, हैव, बीन, लेकिन बीच में हमें नोट लगाना है। कॉन्टिन्यूस होने कारण आईएनजी और पॉइंट ऑफ टाइम होने कारण सिंस का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर दे है तो दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज। यहाँ पर डेज लिखना है कि वे 3 दिनों से नहीं खेल रहे होंगे। तो दे होने के कारण विल नॉट हैव बीन का प्रयोग हमने किया है, नेगेटिव होने का नोट लगाया है, और कॉन्टिन्यूस होने के कारण आईएनजी, और डेज शब्द होने के कारण हमने फॉर का प्रयोग किया है। वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग विद दैम सिंस जुलाई। जुलाई से हम उनके साथ नहीं रह रहे होंगे। वी के कारण शैल, उसके बाद नोट, हैव बीन सभी के साथ आएगा। कॉन्टिन्यूस होने के कारण आईएनजी का प्रयोग, और जुलाई होने के कारण पॉइंट ऑफ टाइम होने के कारण यहाँ पर सिंस का प्रयोग हमने किया है। प्रश्नात्मक वाक्यों में स्ट्रक्चर जो होगा वो WH वर्ड, शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन। तो शैल और विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना है और हैव बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में करना है। और कॉन्टिन्यूस होने के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है और साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ पर लगाना है। एग्जाम्पल से हम समझें, यदि यस नो टाइप है तो सेम सिस्टम रहेगा। शैल विल से हम शुरुआत कर सकते हैं कि शैल वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस दिसंबर। क्या हम इस पुस्तक को दिसंबर से पढ़ रहे होंगे। तो यस नो टाइप है, पढ़ रहे हैं तो हमारा आंसर यस होगा, नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा आंसर नो होगा। इसलिए हमने इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करी है। सब्जेक्ट वी होने के कारण शैल का यूज किया है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होने के कारण हैव बीन का प्रयोग किया है और आईएनजी का फॉर्म हमने किया है। दिसंबर पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। प्रश्नात्मक है, इसलिए यहाँ पर हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया है। विल दे हैव बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर 2 hours। क्या 2 घंटे से वे इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे, हल कर रहे होंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट दे है, यस नो टाइप है, इसलिए विल का प्रयोग। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होने के कारण हैव बीन के साथ आईएनजी का प्रयोग, और आर शब्द होने के कारण यहाँ पर फॉर का प्रयोग हमने किया है। विल सी हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से भोजन पका रही होगी। तो सब्जेक्ट सी है, इसलिए विल का प्रयोग। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होने के कारण हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और पॉइंट ऑफ टाइम होने के कारण यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग किया है। लास्ट जो टाइप है इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यदि प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य है तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होगा, WH वर्ड, उसके बाद शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद एक वर्ड और बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा नोट, उसके बाद वही हैव बीन रहेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, साइन ऑफ इंटरोगेशन। यदि यस नो टाइप क्वेश्चन है तो उसकी शुरुआत हो जाएगी वो शैल और विल से, हम उसकी शुरुआत करेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा आई और वी है तो शुरुआत शैल से हो जाएगी, और यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर कोई दूसरा है तो उसकी शुरुआत हम विल से कर लेते हैं। एग्जाम्पल हैं कि विल यू नॉट हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से नहीं दौड़ रहे होंगे। क्या तुम सुबह से नहीं दौड़ रहे होंगे। तो यस या नो टाइप है, इसलिए विल से शुरुआत। सब्जेक्ट यू था, इसलिए विल लगा दिया। नेगेटिव होने के कारण नोट लगा दिया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होने के कारण हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पॉइंट ऑफ टाइम होने के कारण सिंस का प्रयोग। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि हर वाक्य में मैं बता रहा हूँ नोट है, नेगेटिव होने के कारण नोट, कॉन्टिन्यूस होने के कारण आईएनजी, पॉइंट ऑफ टाइम होने के कारण सिंस। तो ये बताने का उद्देश्य है कि बार बार चीज़ यदि मैं बताऊँगा तो आपको वहीं पर पढ़ते समय ही आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। हमारा थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आपको बिल्कुल यहीं पर बार बार रिपीट करने से कोई चीज़ हम यदि बार बार उसको रिवाइज करते हैं तो याद हो जाती है और समझ में भी अच्छी तरह से आता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि शैल वी नॉट हैव बीन स्टडिंग मैथ्स फॉर 3 months। क्या हम 3 महीने से गणित नहीं पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट होने के कारण शैल का प्रयोग। यस नो टाइप होने के कारण हमारा जो स्ट्रक्चर है वो शैल से शुरू हो जाएगा। नेगेटिव होने के कारण नोट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होने के कारण हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और मंथ शब्द होने के कारण पीरियड ऑफ टाइम होने के कारण यहाँ पर हमने फॉर का प्रयोग किया है। वाई विल दे नॉट हैव बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। वे सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे होंगे। तो क्यों शब्द आ रहा है, इसलिए वाई का प्रयोग। दे सब्जेक्ट होने के कारण विल का प्रयोग। नेगेटिव होने का नोट का प्रयोग। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होने के कारण हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पॉइंट ऑफ टाइम होने के कारण यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया है। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा आज फ्यूचर टेंस भी पूरा होता है, और फ्यूचर टेंस के साथ साथ ही हमारा जो
टेंस वाला जो पार्ट है वो पूरा होता है। तो हमारा पाठ्यक्रम का पहला बिंदु है टेंस ऑब्लिक सीक्वेंस ऑफ द टेंस। तो हमारा अब जो अगला जो टॉपिक होगा वो सीक्वेंस ऑफ द टेंस ही होगा। और सीक्वेंस ऑफ द टेंस आपके तभी समझ में आएगा जब आप ये तीनों टेंस आपके अच्छी तरह से याद होंगे। और तीनों टेंस में भी आपको जो मुख्य चीज़ याद रखनी है वो क्या रखनी है, आप एक टेबल बना सकते हैं अपनी नोटबुक में इस तरह से। और एक तरफ आपको लिखना है टेंस, फिर दूसरे पे लिखना है आपको एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और तीसरा कॉलम बनाकर आपको लिखना है मेन वर्ब। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे 12 टेंस है, तो पहला हमारा टेंस हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट। हेल्पिंग वर्ब में आपको लिखना है डू और डज। उसके नीचे आपको कोष्टक बनाकर लिखना है केवल नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्यों में ही डू डज का प्रयोग होगा। फिर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो नीचे आपको लिखना है यदि हमारा सब्जेक्ट है ही सी इट और सिंगुलर नाउन तो हमें डज का प्रयोग करना है। उसके नीचे आपको लिखना है यदि हमारा सब्जेक्ट है आई यू वी दे और प्लूरल तो हमें डू का प्रयोग करना है। मेन वर्ब का जो कॉलम होगा उसमें आपको लिखना है वी फर्स्ट या वी फर्स्ट में एस और ई एस। फिर वहाँ पर आपको लिखना है केवल सकारात्मक वाक्यों में हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि हमारा वाक्य प्रश्नात्मक और नकारात्मक है तो डू डज आएगा, और डू डज होने के कारण हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। एस और ई एस का जो नियम है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से सारे टेंस की 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न होगा परीक्षा में उस प्रश्न में इसी तरह से आएगा, ब्लैंक्स आएगा, और 4 जो ऑप्शन होंगे हमारे उन चारों ऑप्शन में एच वी और एम वी लिखी हुई होगी। तो वो एम वी और एच वी हम तभी भर सकते हैं जब ऊपर जो प्रश्न होगा उसमें हमें पहचान कर सके कि इसमें कौन सा टेंस आएगा। और वो पहचान किस तरह से कर सकते हैं, वो नियम जब हम पढ़ेंगे उन्हीं नियमों को हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ द टेंस। तो सीक्वेंस ऑफ द टेंस हम पढ़ेंगे, अगला जो वीडियो होगा वो इन्हीं नियमों से संबंधित होगा। और इन नियमों को पढ़ने के बाद में जो ब्लैंक्स स्थान होगा, जो ब्लैंक्स होगा उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सी एच यू और एम वी आएगी, वो आपको बिल्कुल देखते ही पता चल जाएगा। और आपका ये एक जो प्रश्न होगा वो सही होगा। और एक प्रश्न होने का मतलब आपके 2 अंक, और आपका जो सिलेक्शन है उसमें महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करके अवश्य फीडबैक दें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को भी दबाएं और सब्सक्राइब भी करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।